इस हफ्ते कार्य की अधिकता के कारण कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस कर रही थी काजल, इसलिए ऑफिस से कुछ पहले ही निकल गई। आज शुक्रवार है, अब 2 दिन घर में रहकर आराम मिलेगा। अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे माँ पिताजी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। मन प्रफुल्लित हो गया, कितने समय बाद उन्हें इस तरह हंसते सुना है। जब अंदर गई तो देखा दोनों 7-8 साल के किसी बच्चे के साथ लूडो खेल रहे थे। वो लड़का सोनू लगा रहा था। दादी आप चीटिंग कर रही हो, काजल के पापा हंसते हुए बोले। ये बुढ़िया तो हमेशा चीटिंग करके ही जीतती है। तुम ध्यान रखना, जब भी इसके पसंद के अंक नहीं आते ये पासा गिरा देती है। तभी माँ की नज़र काजल पर गई। अरे बेटा तू कब आए और इतनी जल्दी कैसे आ गई, सब ठीक तो है ना? काजल हाँ माँ, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वह पूरा हो गया तो जल्दी निकल गई आज ऑफिस से। ये बच्चा कौन है? बच्चा, मेरा नाम अंशुमान गोयल है, सब मुझे प्यार से अंशु बुलाते हैं। मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। काजल हंसते हुए, और मैं काजल हूँ, तुम मुझे काजल दी बुला सकते हो। हम आज से दोस्त हैं। माँ चलो बेटा अब तुम घर जाकर होमवर्क करो, दीदी थक गई है आराम करेगी। अंशु तुरंत अपनी लूडो समेट कर चला गया। काजल को समझ नहीं आया माँ को अंशु को भगाने की इतनी जल्दी क्या हो रही थी। 3-4 दिन से कुछ नए व्यंजनों की फरमाइश उसे अब समझ आई, ये सब वे अपने नन्हे दोस्त के लिए कर रही थी। और काजल समझ रही थी माँ पिताजी ने अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिक खाना आरंभ कर दिया है। लेकिन अंशु के बारे में उन्होंने उसको कुछ बताया क्यों नहीं? क्या उन्हें लगता है वह मना कर देती उसके लिए कुछ बनाने से? वह तो खुश होती, अंशु के कारण वे इतने प्रसन्नचित लग रहे थे, नहीं तो गुमसुम से घर में बैठे रहते हैं। राकेश कुमार को हल्का सा लकवे का असर था, जिस कारण वे कहीं भी आते जाते नहीं थे, बस घर में ही अपने लायक काम कर पाते थे। सावित्री पति को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ती थी, इसलिए घर से बंद गई थी। उम्र के साथ उसके हाथ कांपने लगे थे, रसोई का काम करने में असमर्थ सी थी। काजल सुबह नाश्ता और दिन का खाना बनाकर ऐसे बर्तनों में रख कर जाती थी कि जब खाने का मन होता सावित्री ओवन में गर्म कर लेती। काजल माँ तुमने बताया नहीं, हमारे सामने वाले फ्लैट में लोग रहने आ गए हैं और अंशु से तुम्हारी दोस्ती हो गई है। सावित्री बोली। क्या बताती, कुछ जानती नहीं उन लोगों के बारे में। स्कूल से आने के बाद ये लड़का थोड़ी देर के लिए आ जाता है, अभी इसके दोस्त नहीं बने हैं। सावित्री उठकर अंदर जाने लगी तो काजल ने हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, क्या बात है माँ, दिन भर की छोटी छोटी बातें बताती हो, अंशु के बारे में एक वाक्य भी नहीं बोला। ऐसा तो नहीं तुम मेरे सामने प्रसन्न होते हुए गिल्टी फील करती हो? भाई से भी फ़ोन पर तब बात करती हो जब मैं ऑफिस चली जाती हूँ। पूछती हूँ उनके बारे में तो कहती हो कई दिन से बात नहीं हुई। सावित्री की आंखों में परेशानी झलक रही थी, वो इस तरह की बातों से स्वयं को असहज महसूस कर रही थी। वो पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से बोली, क्या फालतू बकवास कर रही है? काजल बोली, नहीं माँ, मुझे लगता है मैं सही कह रही हूँ। मेरी शादी न होने का कारण तुम अपने आप को मानती हो। तुमको लगता है मैं कुंवारी हूँ इसलिए बहुत दुखी हूँ और तुमको भी खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। सावित्री एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, तू सही कह रही है, हमारे कारण ही तेरा विवाह नहीं हुआ अभी तक। तू इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी नौकरी कर रही हैं, तेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी थी। लेकिन ये सुनते ही लड़की के माता पिता भी दहेज में मिलेंगे, सब पीछे हट गए। हमारे समाज ने इतनी उन्नति नहीं की है अभी की लड़के वाले लड़की के साथ साथ उसके माँ बाप की जिम्मेदारी भी अपने सिर पर ओढ़े। काजल बोली, जिम्मेदारी की बात कहाँ से उठती है माँ, मैं अपने पति पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहूंगी। जैसे लड़की अपने पति की उसकी पारिवारिक स्थिति के अनुसार सहयोग देती है, वैसे ही सहयोग की अपने लिए उम्मीद करना क्या गलत है? तुमने मेरे और भाई की परवरिश में कोई भेदभाव नहीं किया, हमें एक जैसा प्यार दिया। भाई की तरह मेरा भी कर्तव्य है तुम्हारी आवश्यकताओं का ध्यान रखना। जिस दिन मेरी जैसी सोच का इंसान मिल जाएगा मैं शादी कर लूंगी। सावित्री का दिल इन आदर्शवादी बातों से हल्का नहीं होता था, उसे काजल की बढ़ती उम्र के कारण चिंता लगी रहती थी। बेटे को कई बार कहा भारत में ही नौकरी ढूंढ ले, लेकिन इतनी आसानी से मनपसंद नौकरी मिलती कहाँ है। दुखी मन से उसने भगवान से गुहार लगाई, कुछ तो हल निकालो इस समस्या का। अगले दिन जब दूध वाला आया सुबह 6 बजे, तब काजल उठी दूध लेने। सामने वाले फ्लैट से 30-32 साल का बहुत ही हैंडसम बंदा निकला, बाल बिखरे हुए थे, आंखें खुल नहीं रही थी, इस कदर नींद में था। पड़ोसी धर्म निभाते हुए काजल ने कहा, हाय। काजल की तरफ देखते हुए, पता नहीं इतनी कम खुली आंखों से उसे कितना दिखा, वह बोला, अच्छा तुम हो जो उन बुड्ढा बुद्ध, आई मीन अंकल आंटी की देखभाल करती हो।
काजल उसका यह वाक्य सुनकर सकते में आ गई और वह उत्तर की प्रतीक्षा करे बिना दरवाजा बंद कर अंदर चला गया। ऐसी स्थिति में उसके दिमाग और दिल में जंग छिड़ जाती है और उसकी देह बुद्ध बनी दोनों की बहस सुनती है। दिमाग, देखा कितना बदतमीज है, देखने में थोड़ा सही है तो पापा मम्मी को बुड्ढा बुड्ढी कहकर चला गया। घमंडी कहीं का। दिल, हाय कितना हैंडसम बंदा है, एक गलती तो माफ की जा सकती है बेचारे की। नींद में था, जबान फिसल गई होंगी, बाद में अंकल आंटी बोला ना। दिमाग, नहीं नहीं, ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, ब्लैकलिस्ट में डाल देना चाहिए। न जाने क्या समझते हैं अपने आप को। दिल, नहीं, उसको एक मौका और मिलना चाहिए। ऐसे अवसरों पर उसके दिल की ही चलती थी, वह दिल की ही ज्यादा सुनती थी। एक हफ्ते से सफाई करने वाली नहीं आई थी। काजल ने सोचा डस्टिंग और सफाई करनी चाहिए। 1 घंटे से वह सफाई करने में लगी थी। इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, एक हफ्ते में वह स्वयं धूल से भर गई थी। तभी घंटी की आवाज आई, वह झुंझलाती हुई खोलने गई। कोई काम आराम से नहीं करने देते। सामने अंशु और वह हैंडसम बंदा खड़े थे। अंशु दरवाजा खुलते ही अंदर भागा। मैं दादी को बता कर आता हूँ। वह बंदा, ये चाबी आंटी को दे देना, एक टेबल आने वाली है, बस दरवाजा खोलना है, वे लोग रख देंगे। और अगर तुम्हारे पास 9 बजे से पहले का समय हो तो इस सामने वाले फ्लैट की सफाई भी कर दिया करो। अब काजल का दिल और दिमाग क्या अंग अंग गुस्से से फड़कने लगा। किसी से बात करने से पहले पता तो कर लेना चाहिए सामने वाला कौन है। काजल ने उसे ऐसे घूर कर देखा, अभी उसकी आंखों से ज्वाला बरसेगी और वह बंदा ध्वस्त हो जाएगा। इतने में अंशु आया दौड़ता हुआ। चलो न पापा, जल्दी करो, और हाथ खींचते हुए उस बंदे को ले गया। पापा शब्द सुनकर काजल की देह शिथिल पड़ गई। तो यह अंशु के पिता रोहित गोयल है। सुबह ही नेम प्लेट पर नाम पड़ा था। ये तो शादीशुदा है और इसका एक बच्चा भी है। अब तो इसको ब्लैकलिस्ट में डालना ही पड़ेगा, इसके बारे में सोचना भी पाप है। वह खामोश सी नहाने चली गई। शीशे में जब अपना चेहरा देखा तो लगा रोहित की कोई गलती नहीं थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। काजल का अंशु से शनिवार और रविवार को मिलना हो जाता था। उसी ने बताया वो अब स्कूल से सीधे 5-6 घंटे के लिए डे बोर्डिंग में जाने लगा है। वहाँ टीचर उसका गृह कार्य कराते हैं और खाने का भी ध्यान रखते हैं। शाम को उनकी बस उसको सोसाइटी के गेट पर छोड़ जाती है। एक दिन शाम को जब काजल ऑफिस से लौट रही थी तब उसने देखा अंशु की गेट के पास किसी लड़के से लड़ाई हो रही थी। उस लड़के ने अंशु को जोर से धक्का दिया और भाग गया। काजल ने इशारे से अंशु को बुलाया और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसे बैठने के लिए कहा। वह बिल्कुल खामोश रहा। काजल समझ गई वह अपनी रुलाई रोक रहा था। फ्लैट आते ही वह उतर गया और काजल गाड़ी खड़ी करने आगे चली गई। जब वह फ्लैट पर पहुंची तो देखा अंशु के हाथ कांप रहे थे। चाबी उससे अभी तक लगी नहीं थी। उसने अंशु से चाबी ली, दरवाजा खोला और अंशु के साथ अंदर आ गई। अंशु, दी आप जाओ, मैं ठीक हूँ। काजल, पहले तुम्हारे घाव साफ कर दूं फिर दवाई लगा देती हूँ। काजल ने बाथरूम में रखे दवाइयों के डिब्बे में से आवश्यक सामान निकाला, उसका घाव साफ कर दवाई लगा दी। फिर प्यार से उसे अपनी गोदी में खींचते हुए बोली, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन एक दोस्त दूसरे दोस्त के सामने अगर रोता है तो इसमें कोई शर्म नहीं है। बस अंशु का तो आंसुओं का बांध टूट गया। वह काजल के कंधे से लगकर फफक कर बहुत देर तक रोता रहा। रोते रोते उसके मुंह से 1-2 बार मम्मी शब्द भी निकला। काजल का मन बड़ा दुखी हुआ। कैसी माँ है, पता नहीं कहाँ चली गई इतने छोटे बच्चे को छोड़कर। थोड़ी देर बाद अंशु को चुप कराने के उद्देश्य से बोली, छोड़ न, कब तक रोएगा, तुझे पता है न कौन है वह लड़का, मैं कल उसे अच्छी डांट लगाऊंगी। फिर भी नहीं माना तो उसकी शिकायत उसके मम्मी पापा से करेंगे। अंशु, नहीं दी, मैं उसको डांट नहीं पड़वाना चाहता हूँ, मैं साहिल से दोस्ती करना चाहता हूँ। वह भी मेरी तरह अकेला है, जैसे मेरी मम्मी भगवान के पास चली गई वैसे उसके पापा। मेरे एक दोस्त ने बताया था सब बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हैं क्योंकि उसके पास महंगे वाले बैट बॉल और फुटबॉल नहीं होते हैं। मैं तो उससे दोस्ती करने आगे बढ़ा था लेकिन उसने पता नहीं क्या समझकर मुझे मारा और धक्का दिया। इतने छोटे बच्चे की बात सुनकर काजल का कलेजा थक रह गया। अंशु की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत मैच्योर हो गया है। काजल, ठीक है, हम कल कुछ चॉकलेट लेकर चलेंगे साहिल के घर दोस्ती करने। रोहित जब घर आया तो अंशु को आराम से टीवी के सामने बैठा देखकर वह उसे प्यार करने लगा, लेकिन पैरों पर खरोंच देखकर घबरा गया। अंशु ने बताया कि वह रास्ते में गिर गया था और काजल ने दवा लगा दी थी। रोहित का मन काजल के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसने कई बार काजल को सीढ़ियां उतरते चढ़ते देखा था।
दिखने में तो सीधी सरल भली सी लड़की लगी थी, लेकिन एक दो बार सामने पड़ी तो मुंह बिचकाकर अनदेखा कर दिया। उसकी समझ नहीं आया कि उसकी क्या दुश्मनी है उससे, जबकि अंशु उसकी तारीफ करता नहीं थकता। रोहित की समझ में ये तो आ गया था कि उससे उस दिन काजल को पहचानने में गलती हो गई थी, लेकिन इसके लिए इतना मुंह फुलाने वाली कोई बात नहीं थी। उसे वो कुछ नकचई सी लगी, लेकिन अंशु का वो इतना ध्यान रखती है और उसके इतने काम करती है कि उसने सोचा किसी दिन मिलकर उससे माफ़ी मांगकर धन्यवाद दे देना चाहिए। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय काजल ने कुछ चॉकलेट खरीद ली और अंशु के साथ साहिल के घर गई। साहिल दोनों को देखकर घबरा गया और अंदर कमरे की ओर जाने लगा। तभी उसकी मम्मी रसोई से बाहर आई और इन दोनों को देखकर बोली, लगता है फिर साहिल ने कोई शैतानी की है। काजल, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अंशु नया आया है इस सोसाइटी में तो इसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए साहिल से दोस्ती करना चाहता है। साहिल का चेहरा खिल उठा, उसने आगे बढ़कर अंशु से हाथ मिलाया और दोनों मिलकर चॉकलेट खाने लगे। उसकी मम्मी काजल को बैठाती हुए बोली, इसका कोई दोस्त नहीं है इसलिए बहुत चिड़चिड़ा रहता है। अब अंशु से दोस्ती हो जाएगी तो ये भी बाहर खेलने जाएगा। और न जाने अपनी कितनी परेशानियां उसने काजल से डिस्कस कर ली। काजल के पास उनका कोई हल तो नहीं था, लेकिन साहिल की मम्मी का मन हल्का हो गया। लौटे तो बहुत देर हो गई थी। रोहित दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। काजल को लगा अब वो दोनों पर चिल्लाएंगे इतनी देर करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बड़ी नम्रता से बोला, आप जो अंशु के लिए इतना करती है उसका ध्यान रखती है, मैं उसका आभारी हूँ। उस दिन जो गलतफहमी के कारण मैं आपको पहचान नहीं सका उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। काजल तो बस उसके इतना बोलते ही पिघल गई। उसका दिल प्रफुल्लित हो गया। देखा, मैं तो पहले से ही जानता था कितना नेक और सलीकेदार बंदा है। उसकी आंखों में देखो कितने प्यार से माफ़ी मांग रहा है। दिमाग रहने दो, अपने बच्चे की मदद करने के लिए आभारी होने का नाटक कर रहा है। ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। दिल, चाहे कुछ भी हो जाए उसे ब्लैक लिस्ट से तो हटाना पड़ेगा। रोहित सोच रहा था, अजीब लड़की है, कैसे बुद्ध बनी खड़ी है, पता नहीं कुछ सुना भी कि नहीं। उसने काजल का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गले को खखारा। काजल एकदम चौंकती हुई बोली, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं और अंशु दोस्त हैं इसलिए आभार वाली कोई बात नहीं है। चलिए आज से हम भी एक दूसरे से परिचित हो गए, कहकर काजल ने अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। रोहित ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। काजल को लगा जैसे एक गर्माहट सारे शरीर में फैल गई है और रोहित को भी इस स्पर्श से सुकून का एहसास हुआ। समय जैसे थम गया हो, दोनों का मन नहीं हुआ एक दूसरे का हाथ छोड़ने का। अंशु ने रोहित का दूसरा हाथ हिलाते हुए कहा, चलो न पापा, अंदर चलते हैं। काजल का दिल तो जैसे उस एक पल को पकड़कर बैठ गया और दिमाग एकदम खामोश। 2-3 दिन सपने की तरह कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। शनिवार की सुबह अंशु धमका, दीमे और पापा एक फिल्म देखने जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। काजल चौंक गई, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तभी रोहित आ गया, क्यों नहीं हो सकता, अब हम परिचित हैं, एक फिल्म तो साथ देख ही सकते हैं। वैसे भी आप अंशु के लिए इतना कुछ करती रहती है, फिल्म एक बहाना है धन्यवाद करने का। सावित्री भी पीछे पड़ गई, जा काजल, हमारे कारण तू कहीं आती जाती नहीं, जा बेटा, बहुत समय से तूने कोई फिल्म देखी भी नहीं है। काजल को बहुत आनंद आया, फिल्म तो अच्छी थी ही, अंशु और रोहित की कंपनी और भी मज़ेदार थी। फिल्म के बाद खाना खाते हुए इधर उधर की बातें और हंसी मजाक से माहौल बहुत सुखद लग रहा था। काजल को रोहित के प्रति आकर्षण महसूस हो रहा था, दिल कुछ मीठे मीठे सपने बुनना चाह रहा था, लेकिन दिमाग ने सतर्कता बरतते हुए अभी इजाज़त नहीं दी। उधर रोहित को भी लगा काजल के साथ समय का पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। अंशु काजल के साथ कितनी सहजता के साथ रहता है, ऐसे में काजल के साथ भविष्य कितना आनंदित हो सकता है। आते जाते दोनों का एक दूसरे से सामान हो जाता और दोनों खड़े खड़े ही 10-15 मिनट बातें कर लेते। बातें करके दोनों को बहुत अच्छा लगता। अब तो 1-2 दिन नहीं मिलते तो बेचैनी सी महसूस होती। एक दिन शनिवार को काजल सुबह टहलने के लिए नीचे उतरी तो अंशु को पार्क में बेंच पर गुमसुम बैठा देखा। न जाने अब इसके दिमाग में क्या पक रहा है, सोचते हुए वह उसके निकट बैठ गई। प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए वो बोली, कुछ परेशानी है क्या? बड़ों की तरह ठंडी आह भरते हुए अंशु बोला, मेरे नाना नानी आए हैं, वे मेरी मासी को मेरी नई मम्मी बनाना चाहते हैं। सुनकर काजल का दिल बैठ गया, फिर भी संभलते हुए बोली, तो इसमें बुराई क्या है, तुम अभी इतने छोटे हो, तुम्हें देखभाल के लिए मम्मी की आवश्यकता तो है ही। अंशु, मुझे तान्या मासी अच्छी नहीं लगती है, वे बस पापा से बात करती है, मुझे बार बार अंदर जाने को कहती हैं।
पापा भी उनसे हंस कर बातें करते हैं, तब मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ, मेरा रोने का मन करता है। अंशु की आवाज़ बहुत धीरे होती जा रही थी। उसकी बात सुनने के काजल को अपना कान उसके मुंह के पास ले जाना पड़ा। धीरे से उसके सिर को अपने कंधे पर टिकाते हुए काजल ने कहा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे पापा दूसरी शादी न करें? वे भी तो कितना अकेला फील करते होंगे, उन्हें भी कोई दोस्त चाहिए अपनी बात शेयर करने के लिए। अंशु दी, आप क्यों नहीं मेरी मम्मी बन जाती? कितना अच्छा रहेगा, दादा दादी भी हमारे साथ रहेंगे, हमारा कितना बड़ा परिवार हो जाएगा। जब भी कहीं से आओ घर में कोई न कोई अवश्य मिलेगा। कई बार घर आता हूँ बिल्कुल अंधेरा होता है, लाइट खोलते हुए भी डर लगता है। फिर थका हुआ अकेला एक जगह बैठ जाता हूँ, कई बार मन भी नहीं करता घर आने का। काजल उसकी बात समझ रही थी, फिर भी बच्चे से क्या बोले और रोहित के मन में क्या है क्या मालूम। अब अगर तान्या रोहित को पसंद है, वो उसके साथ हंस हंस कर बातें करता है तो वहीं उसकी जीवन साथी बनेंगी। काजल, वो तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारे पापा को भी तो अपनी पसंद का दोस्त बनाने का चांस मिलना चाहिए। वे जिस किसी को तुम्हारी मम्मी बनाएंगे तुम्हें उनके साथ रहते रहते अच्छा लगने लगेगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, कहकर काजल उठी और टहलने चली गई। जब आई थी तो मौसम कितना सुहावना लग रहा था, इतनी उत्साहित थी, दिन भर क्या करना है कहाँ जाना है, अब दिल बोझिल हो रहा था। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक चक्कर पार्क का लगाकर घर वापस आ गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। उधर रोहित खिड़की से बाहर झांक रहा था, काजल दिख जाए तो कुछ बात कर लें। बिना उद्देश्य के उसके घर जाना या फोन करने में उसे कुछ संकोच हो रहा था। उसके सास ससुर का दबाव तान्या को लेकर बढ़ता जा रहा था। तान्या उसकी पत्नी मोना की चचेरी बहन है। अंशु के जन्म के बाद से मोना बहुत बीमार रहने लगी थी, तब उसके सास ससुर ने सहारा दिया था अंशु की परवरिश में और मोना की बीमारी में। रोहित को मोना की परेशानी कभी समझ नहीं आई। वह शादी के बाद से बहुत उदासीन सी रहती थी, बहुत कम बोलती, दूर दूर रहती। रोहित ने मोना के मन की बात जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कभी बताया नहीं, बस रोने लग जाती। रोहित ने अच्छे पति का धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अंशु के जन्म के बाद वह डिप्रेशन में चली गई। अब तो वह बहुत कम खाती पीती, बस चुपचाप पड़ी रहती, अंशु से कुछ लगाव रखती थी। रोहित कहाँ कहाँ नहीं ले गया इलाज के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली और उसकी जिंदगी से चली गई। उसके स्वयं के माता पिता तो रहे नहीं थे, इसलिए सास ससुर को बड़ा मानकर बहुत इज्जत करता था। वे भी अपने और 2 बच्चों के पास कम, शुरू से ही रोहित के पास अधिक रहते थे, जबकि उनका घर भी पास में ही था। मोना की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ससुर जी अपने छोटे भाई की बेटी तान्या को रोहित के घर लाने लगे। एक दिन उसे बातों बातों में पता चला कि मोना शादी के पहले से ही डिप्रेशन की शिकार थी और दवाई लेती थी। वह किसी लड़के को स्कूल के समय से चाहती थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती रोहित से कर दी। उसने अपने माता पिता को न तो क्षमा किया न रोहित को अपनाया। ये सब जानने के बाद रोहित का अपने सास ससुर से मन उखड़ गया। ये बात पहले बता देते तो वह शायद स्थिति को संभाल लेता, इस तरह इतने लोग परेशान नहीं होते। उनसे कुछ नहीं बोला, लेकिन अपना तबादला कंपनी के दूसरे शहर में स्थित ऑफिस में करवाया और इस शहर में आ गया। उसके सास ससुर यहाँ भी आ गए और इस बार तान्या से विवाह करने के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। वो पहले भी इस प्रस्ताव को टालता रहा था, उसे लगता तान्या में अभी बचपना है, वो अंशु की उचित देखभाल नहीं कर पाएगी और शादी को लेकर उसके जो अरमान है वो उन्हें पूरा करने में असमर्थ रहेगा। शादी के बाद उसे कोई सुख नहीं मिला था और अब वो ऐसा समझदार जीवन साथी चाहता था जो उसकी परेशानियों को समझते हुए उसका जीवन आसान बना दे। काजल में उसे यह बात नजर आती है, इसलिए वो सुबह से उसके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं शादीशुदा एक बच्चे के बाप से शादी की बात सुनकर वो भड़क न जाए। उसे निर्णय जल्दी लेना होगा। शाम को तान्या अपने माता पिता के साथ आने वाली है। आज अंशु पड़ोस में नहीं जा रहा, अपने कमरे में अन्ना सा पड़ा है। शाम को रोहित को दरवाजे के पास कुछ हलचल लगी तो उसने दरवाजा खोला, तान्या आने वाली होगी। सामने एक नौजवान काजल के घर की घंटी दबा रहा था और तभी काजल ने दरवाजा खोल दिया। रोहित की आंखें खुली की खुली रह गई। काजल पारंपरिक साड़ी में सजी धजी बहुत सुंदर लग रही थी। वो नौजवान उसको देखते ही बोला, चल जल्दी कर, सब नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं, गहनों की चलती फिरती दुकान लग रही है। काजल बोली, एक लगाऊंगी, तारीफ तो ढंग से कर दिया कर। वह नौजवान नीचे भाग गया और काजल की नज़रें रोहित से टकराईं तो वह मुस्कुराते हुए बोली, मेरी एक सहेली की शादी है, सब मिलकर वहीं जा रहे हैं। रोहित ने हाँ में सर हिला दिया, उसके दिल में टीस उठ रही थी।
कहीं काजल उस नौजवान से प्रेम तो नहीं करती। काजल समारोह में जाने के लिए सजी तो बहुत थी लेकिन मन प्रसन्न नहीं था। सीढ़ियां उतरी तो देखा उससे 3-4 साल छोटी एक खूबसूरत लड़की ऊपर जा रही थी। पीछे चल रहे बुजुर्ग दंपति में से औरत ने आवाज दी, तान्या ध्यान से बेटा, इतनी हील्स वाली चप्पलें पहन रखी है, कहीं पैर मुड़ न जाए। काजल ने ध्यान से देखा तो ये तान्या है, स्कर्ट टॉप हाई हील्स खुले सिल्की बाल, बेहद हसीन। भला तान्या को छोड़कर रोहित उसकी तरफ क्यों देखेगा, वैसे भी इस समय उसे लग रहा था तान्या के सामने वो अम्मा लग रही है। चुपचाप दोस्तों के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। शादी के समारोह में उसे जरा सा भी आनंद नहीं आ रहा था, बार बार तान्या का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। उधर रोहित ने तान्या और उसके माता पिता का स्वागत किया और सब बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद चारों बुजुर्ग अंशु को लेकर दूसरे कमरे में चले गए, रोहित और तान्या अकेले में बात कर सकें। रोहित तान्या से पहले भी कई बार मिल चुका था, इसलिए उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। उसका मन भटक रहा था, काजल का रूप उसके दिलो दिमाग पर छाया था। लेकिन तान्या जब से शादी की बात चली थी बहुत उत्साहित थी। वह ऐसे बात कर रही थी मानो शादी पक्की हो गई थी। तान्या बोली, रोहित जी शादी के बाद हम 15 दिन के लिए विदेश चलेंगे। इस समय मौसम भी बहुत सुहाना होता है वहाँ। रोहित बोले, 15 दिन तो बहुत होते हैं, अंशु कहाँ रहेगा इतने दिन। इस समय इतनी छुट्टियां लेना मुश्किल है उसके लिए भी और मेरे लिए भी। तान्या ने कहा, अंशु को ताऊजी और ताई जी संभाल लेंगे, पहले भी तो ध्यान रखते थे वे उसका। वैसे भी मुझे तो बच्चों की देखभाल करनी आती नहीं, हम उसे उन्हीं के साथ भेज देंगे। रोहित को सुनकर अच्छा नहीं लगा, यह विवाह 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसे समझ आ गया काजल से विवाह हो या न हो लेकिन तान्या से विवाह करना बहुत गलत निर्णय होगा। उसने जब अपनी बात सबके सामने कही तो वे चारों बहुत क्रोधित हुए और तुरंत पैर पटकते हुए चले गए। तान्या रोने लगी, लेकिन रोहित को लगा उसने ठीक निर्णय लिया है। रात के 12 बज गए थे, काजल आई नहीं थी अभी तक। रोहित बेचैन सा अपनी बालकनी में खड़ा देख रहा था। वह अपने मन को समझा रहा था कि उसे केवल काजल की सुरक्षा को लेकर चिंता है, वह उसके सकुशल घर में लौटने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही नीचे गाड़ी आकर रुकी और उसने देखा काजल उतरी, वह लपक कर अपने घर से बाहर आ गया। वो सीढ़ियां उतर रहा था और काजल उसको देखकर आश्चर्य से बोली, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? रोहित बोले, वह नींद नहीं आ रही थी, सोचा टहलने से शायद कुछ बात बन जाए। वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। काजल, थैंक्स, और आपको सगाई मुबारक हो। रोहित आश्चर्य से, सगाई, यह क्या कह रही हो तुम? काजल, मैंने तान्या को ऊपर जाते देखा था, बड़ी सुंदर लग रही थी। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है। उसे लगा वो और कुछ देर खड़ी रही तो रोना शुरू कर देंगी। रोहित, 2 मिनट मेरी बात सुन लो बस, तान्या से मेरी कोई सगाई नहीं हुई है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है और तुमको मैं पसंद हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोहित को इतनी आवश्यक बात इस तरह सीढ़ियों पर खड़े होकर रात के 12 बजे करना कुछ अटपटा सा लग रहा था, लेकिन उसने नहीं की तो उसे लग रहा था वह रात भर सो नहीं पाएगा। रोहित की बात सुनकर काजल के दिल और दिमाग सजग हो गए, बस भिड़ गए दोनों। दिल, मैं तो पहले से ही कहता था इसे मोहब्बत हो गई है, इसकी आंखों में चाहत साफ दिखाई देती थी। दिमाग, रहने दो, झूठ मत बोलो। 2 दिन से बीमारों जैसा हाल बना रखा था, ठीक से अपना काम नहीं कर रहे थे, सारा शरीर शिथिल हो गया था। दिल, ठीक है अब तो दुगुनी तेजी से काम कर रहा हूँ, देखा कितनी जोर जोर से धड़क रहा हूँ। रोहित घबरा गया, ये काजल ऐसी बुत क्यों बन गई? उसकी बात सुनकर उसे सदमा तो नहीं लग गया? वैसे भी पता नहीं इसको बीच बीच में क्या हो जाता है, बोलते बोलते अचानक किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। उसने काजल काजल कहकर आवाज लगाई तो जैसे वो होश में आए। रोहित, तुम परेशान मत हो, थक गई होगी, हम कल आराम से इस विषय में बात कर लेंगे। दिव्या, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। वो तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप तान्या से शादी नहीं कर रहे। रोहित ने काजल को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, ये तान्या तान्या मत करो, बहुत रात हो गई है। आगे की बात हम कल कर लेंगे, कहीं तुम्हारे पापा मम्मी ना आ जाएं तुम्हें ढूंढते हुए। काजल रोहित के सीने से लगते हुए बोली, ये तो पता है न, दहेज में मेरे मम्मी पापा भी आएंगे। रोहित हंसते हुए, मुझे इस दहेज से कोई आपत्ति नहीं है, वैसे दहेज तो मैं भी ला रहा हूँ मेरा पुत्र। दोनों बेमन से अलग हुए और अपने अपने फ्लैट में चले गए। काजल को पता था नींद आएगी नहीं, लेकिन चित्त शांत था। आज दिल और दिमाग खामोश थे, दोनों में कोई बहस नहीं थी, मन का मीत जो मिल गया था।
दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए MR दिनेश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।